सलाम मसनून आदाब। मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। जी उम्मे फ़ारूकी वालेकुम अस्सलाम। मसरत हुई आपको लाइव सेशन में देखकर। बिहम्दी ताला आपने भी हमारी इस क्लास में दाखिला हासिल कर लिया है। खुशामदीद उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने नया दाखिला लिया है। गुज़िश्ता क्लासेस किस तरह देखना चाहिए और माह रमज़ान में हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, इस पर कल तकरीबन 1 घंटा हमने गुफ्तगू की है। पेपर फर्स्ट के स्टूडेंट से मैं मुल्तमिस हूँ कि अगर आप कल की क्लास में मौजूद नहीं थे तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाकर कल 9 मार्च 2024 को हमारी जो क्लास हुई थी उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास काफ़ी अहम है, इसलिए आपसे मुल्तमिस हूँ कि कंसंट्रेट कीजिएगा आज की इस अहम क्लास पर। डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 2 उर्दू की शेरी असनाफ, इसका आगाज़ हमने किया है। इस यूनिट में ज़िमनी मौजू कसीदे का फ़न और आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो शोरा, इस पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है। दूसरी ज़िमनी हेडिंग है मसनवी हस्ब रिवायत, मसनवी का फ़न और मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा, इस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की है। इसी के साथ उर्दू के अहम मसनवी निगार, उनकी हयात व खिदमत और उनकी शामिल निसाब मसनवियों का इजमाली खुलासा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने मसनवी कदम राव, मसनवी कुतुब मुश्तरी, मसनवी फूलबंद और मसनवी बिकट कहानी पर गुफ्तगू कर ली है। आज का मेरा मौज़ू सुखन है मीर हसन की हयात व खिदमत और मसनवी सहरुल बयान का खुलासा। वक्त बाकी रहा तो इंशाअल्लाह ताला पंडित दया शंकर नसीम की हयात व खिदमत और उनकी शामिल निसाब मसनवी गुलजार नसीम का हम इहाता करेंगे। मसनवी निगारों में आज हमने पढ़ना है मीर हसन को। मीर हसन, इनकी जो मसनवी है मसनवी सहरुल बयान, इस मसनवी का शुमार उर्दू की उन मसनवियों में होता है जो इस सिन्फ के इर्तिकाई सफ़र में एक संग मील की हैसियत रखती है। उर्दू मसनवियों की तारीख उस वक्त तक नामुकम्मल होंगी जब तक कि मसनवी सहरुल बयान का तज़किरा शामिल न कर लिया जाए, और यही मसनवी है जिसने मीर हसन को शोहरत दायमी अता की है। आज सदियाँ गुजर गई है, मगर बावजूद इसके हम तज़किरा कर रहे हैं सहरुल बयान के तख्लीक़कार मीर हसन का। ये मसनवी दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा तख्लीक की हैसियत रखती है। मीर हसन ने इस मसनवी में दबिस्तान लखनऊ की शायरी की फ़नी खुसूसियात का एहतमाम किया है। दबिस्तान लखनऊ की फ़नी खुसूसियात क्या है, इसको हम यूनिट नंबर 9 में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इस मसनवी में मीर हसन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर के मुशाहिदात, हक़ाइक़, वाक़ियात और उनकी निजी ज़िंदगी को बड़ी चाबुक दस्ती के साथ फ़नकाराना अंदाज में पेश किया है। वो तहज़ीब लखनऊ की जो अब किस्सा पारीना बन चुकी है, वो लखनवी आदाब व रसूमात जो आज हमारी ज़िंदगियों से रूपोश हो चुकी है, वो अक़दार जिनका फुक़दान आज हम में और आप में पाया जा रहा है, मीर हसन ने लखनऊ की तहज़ीब व सक़ाफ़त का एहतमाम इस मसनवी में किया है। मीर हसन ने मसनवी के किस्से को दिलचस्प बनाने के लिए उन लवाज़िम का भी इस्तेमाल किया है जो उस दौर की मसनवियों में उमूमन नज़र आते हैं। यूँ तो सहरुल बयान का खुलासा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मीर हसन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी बुनियाद को मुस्तहकम करने के लिए
इन तमहीदी कलमात का एहतमाम मैंने किया है। कहा जाता है कि मीर हसन ने 12 मसनवियाँ दर्ज की है। आगे तफसील में अभी आपको बताने वाला हूँ। आगाज़ कर लेते हैं आपके नाम से। मीर गुलाम हसन आपका नाम है। हसन आप शायरी में इस्तेमाल किया करते थे। पैदाइश आपकी दिल्ली के मोहल्ला सैयदवाड़ा में सन 1737 में हुई। आपका इंतकाल सरजमीन लखनऊ में 1786 में हुआ था। दिल्ली है, दिल्ली से फैज़ाबाद है और फैज़ाबाद से वो लखनऊ का सफ़र। मीर हसन को पढ़िएगा, इन तीनों मकामात की तारीख से आपको आगाही हासिल हो जाएगी। आपके उस्ताद थे मीर ज़ियाउद्दीन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनसे भी आपने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में आप लखनऊ में तशरीफ़ लाए। शायर शीरी बया, इससे आपकी तारीख़ वफ़ात निकाली जाती है। और भी अक़वाल है और भी मिसरे है जिनके ज़रिए से आपकी तारीख़ वफ़ात अख़ज़ की गई है। मीर हसन का एक दीवान, एक तज़किरा। तज़किरा क्या होता है ये हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो मीर हसन का एक दीवान है, एक तज़किरा है। तज़किरे का नाम है तज़किराए शोराए उर्दू। सबसे पहला तज़किरा लिखा गया था लिबाबुल अलबाब के नाम से। उसके बाद फिर फ़ारसी में तज़किरा निगारी का आगाज़ हुआ। उसी रिवायत को उर्दू में इख्तियार किया गया। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है वो भी तज़किरे पर मुश्तमिल है। तो मीर हसन का भी एक तज़किरा है, तज़किरा शोराए उर्दू। आपके कुल 7 कसीदे हैं, 12 मसनवियाँ है। 12 मसनवियों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि कल मैंने ज़िक्र किया था, काफ़ी तफसील के साथ मीर हसन पर और सहरुल बयान पर हमने जब मुताला किया तो इस नतीजे पर हम पहुँचे, बाज़ किताबों में ये दर्ज है, बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि ये 12 मसनवियों में से कुछ मसनवियाँ आपके नाम से मंसूब की गई है। मुकम्मल 12 मसनवियाँ आपकी नहीं है, लेकिन ये इजाफ़ी मालूमात है। यूजीसी नेट में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मीर हसन की मसनवियों की तादाद कितनी है, तो आपका जवाब रहेगा 12। चलिए, मैं इस तफसील में नहीं जाता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो सकते हैं। आपकी जो अहम मसनवियाँ है वह है मसनवी गुलजार इरम, मसनवी ख्वान नेमत, मसनवी रमूज़ुल आरिफीन, मसनवी कसरे जवाहिर, मसनवी तहनियत ईद और मसनवी सहरुल बयान। ये मुत्तफ़क़ा तौर पर सब ने तस्लीम किया है कि मीर हसन की ही मसनवियाँ है। मीर हसन ने दिल्ली से हिजरत की, फैज़ाबाद में आपकी आमद हुई, फिर फैज़ाबाद को भी आपने खैरबाद किया और लखनऊ में आपने क़याम किया। इसीलिए आपने अपनी मसनवी में फैज़ाबाद की तारीफ़ की है और लखनऊ की हिजव लिखी है। अब हिजव क्यों लिखी है, फैज़ाबाद की तारीफ़ क्यों की है, इसके लिए आपको कुछ और मवाद पढ़ना होगा अगर आपका ज़ौक़ मुताला आपको गामज़न करता है पढ़ाई की जानिब। अदरवाइज़ यूजीसी नेट में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मीर हसन की ज़िंदगी अवध के जिस दौर में बसर हुई, उस अहद में मुआशरे में बेशतर खुशहाली और आसूदगी का दौरा था, जिसकी वजह से रंग रलियों, हंसी, कहो की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। अब ये मैंने क्यों कहा, दबिस्तान लखनऊ में आपको बहुत तफसील के साथ पढ़ा चुका हूँ कि जब इंसान का पेट भरा होता है तो फिर वो कहो के नगमे और गूंज इंसान को सुनाई देते हैं। और जब वो फ़लस्तीन के बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चे आपको कीचड़ में एक कपड़ा डालकर एक दूसरे में बगल गिर होकर
खालिस अपने रब की रज़ा पर और अपने रब की मदद के इंतज़ार में एक दूसरे से बगलगीर होकर गोलियों और बमों की परवाह किए बगैर वो पुरसुकून नींद जो सोते हैं, वहां पर आप कैफ और निशात की गुफ्तगू नहीं कर सकते। वहां पर जो जज्बात और कैफियत पाई जाएंगी वो बातनी वारदात होंगी, वो दाखिली पहलू होगा। वहां पर खारजियत का दौर दौरा नहीं होगा। खारजी पहलू तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आराइश हो, जहां पर ज़ेबाइश हो, जहां पर सुकून हो, जहां पर दौलत की रेल पेल हो, जहां पर वक्त की फरावानी हो, जहां पर इंसान को अपना स्टेटस नजर आता हो कि जब तक के हाथ में आईफोन 15 प्रो मैक्स ना होगा और दरवाजे के सामने थार मौजूद ना होंगी या मर्सिडीज या फिर बाइक के लिए भी वो कावासाकी निंजा जब तक कि दहलीज पर खड़ी ना हो, तो वो नींद का ख्याल नहीं आता। ये उस वक्त होगा जब इंसान फरावानी में मुब्तला हो। वरना आप गूगल पर जाकर आज भी सर्च कर लीजिएगा मेरे लेक्चर के जाने के बाद में, हाइती या हाइती है ना, वेस्ट इंडीज का एक इलाका है, आज भी सर्च कर लीजिएगा। यहाँ की माए साहिल से उठाकर जो मट्टी लेकर आती है, उस मट्टी में कुछ नमक वगैरह मिलाकर उसकी रोटियां बनाती है और वही रोटियां वो अपने बच्चों को खिलाती है। आज जिस रोटी की कद्र कीमत से हम नाआशना है, हाइती के उन छोटे छोटे बच्चों ने अपने दस्तरखान पर कभी सूखी रोटी भी नहीं देखी है। उनके हाथों में वो टुकड़े हैं जो मट्टी से बनाए गए हैं। तो दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली में हम इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं। बात यहाँ पर आसूदगी की और लखनऊ की हिजव की आई और वो रंग रलियों की महफिल और कह कहो की गूंज की आई, तो ज़िम्नन जिक्र कर दिया। उस माहौल का जिक्र किया है मीर हसन ने जो खुशी और शादमानी पर मुश्तमिल था, जो दाद और दहेश पर मुश्तमिल था, जो फिक्र रोजगार से आजाद था, जो बदमस्ती के आलम में जिंदगी बसर करना सिखाता था। सहरुल बयान को पढ़िए, उस अहद के असरात आपको जा बजा नजर आएंगे। और यही वजह है कि जब मैंने इस टॉपिक पर पहला लेक्चर दिया था, मसनवी का फ़न और आगाज़ और इर्तिका, उसमें आपको बताया था कि ये अदब हमारी तारीख, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत का अक्कास होता है। सब कुछ बयान होता है, क्योंकि जो शायर है, जो राइटर है, जो कलमकार है, वो मरीख से आया हुआ बाशिंदा नहीं है। वो आपकी तरह, हमारी तरह इसी सरजमीन का इंसान है। जो कुछ यहां पर ज़हूर पजीर होगा उसका असर उसके कलम पर नजर आएगा। तो वक्त अगर मैसर हो तो सहरुल बयान को मुकम्मल तरीके से पढ़िएगा, मुकम्मल तौर पर पढ़िएगा। हमने अपनी किताब अताए उर्दू में सहरुल बयान की तलखीस वो शामिल की है, बड़ी मशहूर तसनीफ है। अब उस बहस में अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी कि इस मसनवी का नाम तो मसनवी सहरुल बयान शायर ने रखा ही नहीं था। मीर हसन ने इस मसनवी का नाम सहरुल बयान रखा ही नहीं था, क्योंकि जो मुसव्वदे दस्तयाब हुए थे उसके ऊपर ये नाम दर्ज नहीं था। बाद में जब इसके मुरत्तबीन ने इसको तरतीब दिया तो एक शेर से ये उन्वान जो है वो अखज़ किया गया, क्योंकि इसकी इशाअत जब आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि रशीद हसन खान ने बताया है कि मसनवी सहरुल बयान जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए से सन 1805 में शाये होती है और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट इन्होंने 1803 में इसकी तरतीब का काम मुकम्मल किया था। और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस, अगर ये आपके पास दर्ज ना हो, मैं नोट में भी शायद नहीं लिख पाया हूँ, तो आप पेन से लिख लीजिएगा, बाद में आप अपनी नोटबुक पर या बुक पर लिख लीजिएगा। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने फरमाइश की थी और मीर शेर अली अफसोस ने इस किताब पर मुकदमा लिखा था
और इसी के साथ उन्होंने मीर हसन के सवानही हालात को भी मसनवी सहरुल बयान में कलमबंद किया था। इस मसनवी की खास बात यह है कि इस मसनवी को उर्दू के अलावा देवनागरी, उसके बाद में गुजराती रस्मुल ख़त में भी शाये किया गया है। अब देखिए, ये देवनागरी और गुजराती, ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं सन 1805। बाद में जब 1857 का सानिया रूनुमा होगा तो फिर तो वो उर्दू ज़ुबान को दो खानों में तकसीम कर दिया जाता है रस्मुल ख़त की बुनियाद पर। जो अरेबिक और पर्शियन रस्मुल ख़त है उसमें जो ज़ुबान लिखी जाती है वो उर्दू कहलाती है, और जो देवनागरी में लिखी जाती है वो हिंदी कहलाती है। वो एक तवील बहस है। माहिर लिसानियात ये कहते हैं कि उर्दू के शिकम से हिंदी की पैदाइश हुई, लेकिन आज के बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उर्दू और हिंदी बहन बहन है और हिंदुस्तानी ज़ुबान की बतन से दोनों की पैदाइश और दोनों जुड़वा बहन है। वो एक अलग तफसील है। जब हम यूनिट नंबर 1 पर और डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पर इस पर गुफ्तगू की जाएंगी। इस मसनवी के नाम पर मैं बात कर रहा था, सहरुल बयान। एक शेर इसमें लिखा हुआ है, शायद मैं लिख नहीं पाया, आपको बता देता हूँ। जो शेर लिखा है नई तर्ज है, नई तर्ज है और नई है जुबा, नहीं मसनवी है ये सहरुल बया, है ना। तो इस तरीके से एक शेर इस मसनवी में दर्ज है और यही से किताब का नाम सहरुल बया। इसीलिए कहा जाता है, आपसे जब यूजीसी नेट में सवाल पूछा जाएगा वो कौन सी मसनवी है जो इसमें बा मुसम्मा है, तो वो है मसनवी सहरुल बयान। ये मसनवी मीर हसन की आखिरी और तबाजाद मसनवी है। ऊपर जिक्र किया गया हमने 12 मसनवियों का, तो ये 12वें नंबर की मसनवी है, मीर हसन की आखिरी मसनवी है। मीर हसन ने आसिफुद्दौला के अहद में लिखी और साथ में कसीदा आसिफुद्दौला की शान में लिखकर उनकी खिदमत में पेश किया था, लेकिन इनाम में सिर्फ 1-2 शाले के सिवा कुछ भी आपके हाथ में नहीं आया है। ये तारीख भी जो है ना बड़ी चुभती हुई है, बड़ी तकलीफ़ देह है कि बहुत कोशिश की गई थी लेकिन मीर हसन को जो है कुछ नहीं मिलता है इस मसनवी के एवज़ में। अब उसकी एक तफसील है, उसकी पूरी रिवायत है। आप चाहे तो मेरी जो दूसरी किताब है मारूज़ी अदब पारे, वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें मैंने ज़िक्र किया है कि किस तरीके से मीर हसन ने कसीदा लिखा था, मसनवी लिखी थी, और उनकी ये कोशिश थी कि उन्हें एक मनसब मिल जाए, एक रुतबा मिल जाए, एक मकाम उनको हासिल हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया था। लेकिन मीर हसन जो है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मीर गुलाम हसन जो है खानवादे सादात से उनका ताल्लुक़ है। हिरात की सरज़मीन से उनके आब और अजदाद हिंदुस्तान आए थे और फिर यहीं पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। दिल्ली में मीर हसन की विलादत हुई। उनके वालिद जो है मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक उस दौर के मारूफ मरसिया गो थे। मीर हसन के जो वालिद है मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक उस दौर के बड़े मरसिया निगारों में उनका शुमार होता था। और इसी तरीके से एक अदबी माहौल मीर हसन ने पाया है। मीर हसन के जो बेटे हैं मीर मुस्तहसन खलीक, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा नोट्स है लेकिन समझिएगा, साइड में ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। मीर हसन के जो बेटे हैं मीर मुस्तहसन खलीक, वो भी एक बड़े शायर है। और मीर खलीक के बेटे वो है मीर अनीस, है ना, जिनको आप अगले बाब में पढ़ेंगे मरसिए के ज़िम्न में। मीर अनीस, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। तो मीर खलीक के बेटे हैं मीर अनीस, यानी कि मीर हसन के पोते हैं मीर अनीस, मीर बब्बर अनीस।
तो एक अदबी ख़ानदान है, एक भरा पूरा ख़ानदान है, लेकिन इसके बावजूद उनको इनाम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ 2 शाले उनके मुक़द्दर में जो है वो हाथ आते हैं। मसनवी के तमाम उन्वान के नाम लफ्ज़ दास्तान से शुरू होते हैं, जैसे आगाज़ दास्तान, दास्तान तैयारी में बाग की, बहर मुतकारिब ये बहर है, फ़ाउलन फ़ाउलन फ़ाउल या फ़ाउल। अब बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम इससे पहले आपको बताया था, फ़ाउलन 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 फ़ाउल, मकामात अरबाब जा और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, मकामा फ़ाउलन, है ना। इस तरीके से पूरी उसकी तख्ती की जाती है। तो ये मुसम्मन सालिम नहीं है, ये बहर मुतकारिब है, लेकिन महजूब बहर है सहरुल बयान की। मीर हसन की मौत के 19 साल के बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज की तवज्जो इसकी जानिब रागिब होती है। गिलक्रिस्ट इस पर काम करते हैं। 1803 में तरतीब होती है। मीर शेर अली अफसोस इस पर मुकदमा लिखते हैं। 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से इसकी इशाअत होती है। मीर शेर अली अफसोस ने दिवाचे में मुकदमे में लिखा है कि यह मसनवी इसमें बामुसम्मा है, इसका हर शेर अहले मजाक के दिलों को लुभाने वाला है, और इसमें सहर सामरी के एक दफ्तर। अब सहर सामरी है ना, सामरी कौन है? जादूगर है। कहाँ का जादूगर है? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जादूगर है। अब जादूगर इस एतबार से रिवायत में बयान किया जाता है, आप उलमा और मुफ्तियान किराम से इसकी वजाहत तलब कर लीजिएगा बैठ कर उनके पास। वैसे भी अभी पूरा महीना हम उनके संगत में बैठने वाले हैं, उनकी महफ़िलों से इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल करने वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इबादत और रियाजत में मसरूफ़ थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े का कदम जिस जगह पर पड़ता था वहाँ से घास उगाती थी, तो सामरी ने वहाँ की मट्टी उठाई या घास उठाई और उससे एक बछड़ा बनाया था, और उस बछड़े के मुंह में वो दाखिल किया था। तो सामरी का जादू काफ़ी मशहूर हुआ था, काफ़ी मारूफ हुआ था। लोग उस बछड़े की जो है पूजा करने लग गए थे। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए इबादत और रियाजत के बाद, आपके हाथ में तौरात की तख्तियाँ थी, जाह व जलाल आपकी शख्सियत का हिस्सा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। देखा कि हम तो इनको राह रास्त पर लाने के लिए बारगाह समदियत में इस्तिगासा पेश कर रहे हैं और इनके अजीब मामलात है। तो फिर वो पूरी रिवायत आप पढ़ेंगे तो सैर सामरी, सामरी वो जादूगर था, है ना, जिसकी एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी, वो लोगों को खाना खिलाया करता था, सखी था। यही वजह है कि उस पर अज़ाब जो है ताख़ीर से नाजिल हुआ। तो सखावत बड़ी अहम चीज़ है, लोगों को खाना खिलाना, सदका व खैरात करना, है ना। आप भी आदत बनाइएगा। अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता है या ज़हनी कोफ्त है तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, उनकी दुआओं के ज़रिए से आपका क़ुव्वत हाफ़ज़ा मजबूत होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम आप पर होगा। तो सहर सामरी के एक दफ्तर है। मीर शेर अली अफसोस ने सहरुल बयान के हवाले से ये तफसीलात जो है अपनी किताब में कलमबंद की है। इसके जो इब्तिदाई नुस्खे हैं उसमें जो इस मसनवी के जो नाम नज़र आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नाम आपको नज़र आते हैं। तसनीफ़ मीर हसन, मसनवी मीर हसन मरहूम, मसनवी मीर हसन, मसनवी बेनज़ीर शाह, फिर एक मसनवी बेनज़ीर शाहज़ादा व बद्र मुनीर शहज़ादी। इस तरीके से अलग अलग नाम थे। लेकिन मुसहफ़ी का जो तज़किरा है, कौन सा तज़किरा है? तज़किरा हिंदी। तज़किरा हिंदी में मुसहफ़ी ने इस मसनवी का नाम जो है सहरुल बयान दर्ज किया है। इस मसनवी में जो अनावीन है वो 32 अनावीन है, 32 मौज़ूआत इस मसनवी में कायम किए गए हैं। और मीर बहादुर अली हुसैनी ने नस्र बेनज़ीर के नाम से इस किस्से को नस्र में बयान किया है। उर्दू में ये मसनवी काफ़ी अहम है। इस मसनवी का मौजू, इस मसनवी का खुलासा यह आप पढ़ लीजिएगा बाद में। मैं आपको कहानी की सूरत में बताने की कोशिश करूँगा। ये मुकम्मल
नोट्स आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएंगी, आप इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिएगा। सिर्फ सुन लीजिए, अभी कागज कलम रख दीजिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मसनवी सहरुल बयान का मौजू और उसका खुलासा। अगर मैं मौजू पर गुफ्तगू करूं तो इस मसनवी का मौजू एक इश्किया किस्सा है। शहजादा बेनजीर इस किस्से का हीरो है और वो शहजादी बद्र मुनीर का आशिक है। इस मसनवी में तखय्युलाती माहौल, माफौकुल फितरी अनासिर और तहजीब व सकाफत के कुछ अनासिर पाए जाते हैं। खुलासे पर अगर मैं गुफ्तगू करूं, किसी शहर में एक बादशाह था जिसे हर तरह का ऐश व आराम हासिल था। रियाया पुरसुकून थी, सल्तनत मुस्तहकम थी, रियाया खुश व खुर्रम थी, हर जगह खुशहाली और आसूदगी का राज था। लेकिन बादशाह को एक बड़ा गम यह था कि उसे कोई औलाद नहीं थी। बादशाह रम्मालों और ज्योतिषियों को बुलाकर अपने मुस्तकबिल का हाल दरियाफ्त कराता है। रम्माल रम्माल कहते हैं इल्म रमल के माहिर को। तो रम्मालों को बुलाया जाता है, ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, मुस्तकबिल का हाल दरियाफ्त करता है उस शहर का बादशाह, उस सल्तनत का बादशाह, और औलाद के लिए खुदा से लौ लगाता है। रम्माल और ज्योतिषी बताते हैं कि आपके यहां पर एक बेटा पैदा होगा, लेकिन एक मसला यह है कि उम्र के 12वें बरस में वो लड़का एक आफत में, एक मुसीबत में मुब्तला होगा। और मुसीबत कौन सी? मुसीबत ये होगी कि कोई परी उसे अपने साथ परिस्तान ले जाएगी। परिस्तान, सिता कहते हैं जगह को, परिस्तान परियों की रहने की जगह, जैसे अफगानिस्तान, तुर्किस्तान। तो परिस्तान वो परी को लेकर चले जाएंगी। वो ये भी बताते हैं कि इस परेशानी की मुद्दत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन शहजादे की जुदाई माँ बाप के लिए बारे गम साबित होंगी। ये पेश गोई सही साबित होती है। और बादशाह को एक चांद सा हसीन और खूबसूरत बेटा पैदा होता है। उस बेटे की पैदाइश पर पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई जाती हैं और माँ बाप निहायत नाज और नेम से उसकी परवरिश करते हैं। चौथे साल में उसकी दूध छुड़ाई की रस्म, उसके बाद बिस्मिल्लाह की रस्म अदा होती है। महल में एक खुशनुमा बाग तामीर करवाया जाता है, जहां वो बच्चा, जहां वो शहजादा जिंदगी के दिन ऐश व इशरत के साथ बसर कर रहा था। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता जा रहा था। बादशाह को जब लगता है कि उसके 12 बरस पूरे हो गए, तो उसे महल में बुलाया जाता है और रात में छत पर उसके सोने का इंतजाम किया जाता है। इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक कि ये रात 12वें साल की आखिरी रात थी और ज्योतिषियों ने और रमालों ने बताया था कि 12 साल में वो एक आफत में मुब्तला होगा। एक दिन बाकी था, एक रात बाकी थी और बादशाह से चूक हो गई। शहजादा छत पर सो रहा था। उस रात परियों की मलका महरुख परी का गुजर महल से होता है। शहजादे को देखती है, 12 साल का बच्चा है। शहजादे के हुस्न पर महरुख परी फरेबता हो जाती है और उसे उठाकर अपने साथ परिस्तान ले जाती है। शहजादे का इस तरह अचानक गायब हो जाना माँ बाप के लिए बड़े सदमे का सबब बनता है। उधर शहजादा भी परिस्तान में, परियों के शहर में मायूस, मुस्तरिब और इज़मेलाल की हालत में था। वैसे मारूख परी जो उस पर फरेफ्ता थी, वो शहजादे की दिलजोई की हर मुमकिन कोशिश करती है, उसे बहलाने की
उसे मनाने की, उसे रागिब करने की हर कोशिश करती है, लेकिन शहजादे का हुज़्न इस्तिराब किसी सूरत में कम नहीं होता है। ऐसी सूरत में माहरूक परी उसकी दिल बस्तगी के लिए, उसके दिल को बहलाने के लिए एक कुल का घोड़ा उसे देती है। कुल का घोड़ा, नोट्स आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर आपके एप्लीकेशन में आपको शेयर कर दूंगा। तो माहरूक परी उसे जो है कुल का घोड़ा देती है। कुल का घोड़ा, ये घोड़ा चलता नहीं है, ये उड़ता है। आपसे जिक्र किया अभी इब्तिदाई कलमात में, मा फौकुल फितरत अनासिर भी इसमें शामिल है। इस घोड़े पर सवार होकर वो सैर के लिए जाता है। एक दफा उसका गुजर उस बाग के ऊपर से होता है जहां बद्र मुनीर सैर के लिए आई होती है। बद्र मुनीर कौन है? शहजादी है, बाग में सैर कर रही है। शहजादे का गुजर हो रहा है। शहजादा शहजादी को देखता है, उसकी खूबसूरती से मबहूत होकर, फरेफ्ता होकर उस पर आशिक हो जाता है और अपने इश्क का इजहार भी कर बैठता है। शहजादी बद्र मुनीर शहजादे की इल्तिजाए इश्क कबूल करती है और इस तरह शहजादे और बद्र मुनीर की मुलाकातों का सिलसिला वो दराज होता है। कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है। एक दिन एक देव माहरूक परी को खबर देता है और बताता है कि किस तरीके से वो आपके घोड़े पर सवार होकर बद्र मुनीर से मुलाकात करता है। माहरूक परी शहजादे बेनजीर पर बरहम होती है और उसे चाहे आलम में कैद कर देती है। कोहे काफ के रास्ते में एक कुआं है, चाहे आलम, उसमें शहजादे को कैद कर देती है। शहजादा कैद हो गया, बद्र मुनीर से मिलने के लिए नहीं आया। शहजादी परेशान हो जाती है। शहजादी को परेशान देखकर वजीरजादी नजमुन्निसा दरियाफ्त करती है शहजादी से परेशान हाली का सबब। शहजादी बद्र मुनीर उसे अपने हाल से आगाह करती है। अब नजमुन्निसा वजीरजादी बेनजीर को तलाश करने का कसद करके जोगन का भेष बनाकर अपने घर से बाहर निकलती है। यही वजह है कि नजमुन्निसा इस मसनवी का सबसे दमदार, सबसे मजबूत किरदार है। वो शहजादे की तरह कुएं में बैठकर रोती नहीं है। वो शहजादी की तरह शहजादे की याद में आंसू नहीं बहाती है। वो अपनी सहेली की मदद के लिए जोगन का भेष बनाकर निकल जाती है। इस पर तकरीबन 5-7 साल पहले मेरे एक मुकम्मल लेक्चर आया है, सहरुल बयान का खुलासा। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। यह लेक्चर के बाद मैं एप्लीकेशन में आपकी लिंक शेयर कर दूंगा या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। पुरानी वीडियो है, हो सकता उतनी तफसील के साथ मैंने उसको बताया नहीं है, लेकिन उसका तनकीदी जायज़ा हमने पेश किया, सुन लेंगे तो आपके काम आएगा। तो वजीरजादी जो है जोगन का भेष बनाकर शहजादा बेनजीर को ढूंढने के लिए निकलती है। सफर के दौरान जिनों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह से मुलाकात होती है। अब इनकी अलग दास्तान शुरू हो जाती है। फिरोज शाह जो है नजमुन्निसा के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। जिनों के बादशाह का बेटा फिरोज शाह नजमुन्निसा जो कि वजीरजादी है उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन नजमुन्निसा एक शर्त लगाती है इश्क को कबूल करने की कि वो पहले बेनजीर की तलाश में मदद करे और फिरोज शाह फिर अपनी तदबीर से माहरूक के जरिए शहजादे को चाहे आलम के कैद किए जाने की हकीकत से वाकिफ कराता है और फिर दोनों मिलकर माहरूक परी की कैद से उसको आज़ाद भी करा लिया जाता है। शहजादे को कैद से आज़ाद होने के बाद शहजादा बेनजीर शहजादा बद्र मुनीर के वालिद के पास अपने शादी का पैगाम भेजता है। मसूद शाह बादशाह है। कुछ वक्फे के बाद, कुछ तरद्दुद के बाद वो शादी के पैगाम को कबूल कर लेता है
और इस तरीके से दोनों की शादी हो जाती थी कि ये है पाकीज़गी, ये है नफासत, ये है उम्दगी। इश्क है लेकिन पाकीज़ा है। इखलाकियात का ख्याल रखा जा रहा है इन मसनवियों में भी। वो लिविंग इन रिलेशनशिप और जानवरों की तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की दावत नहीं देती है। ये मसनविया या उर्दू अदब का सरमाया, वो पाकीज़गी ख्याल, वो नफासत। एक अफसाना मैं आपको शेयर करता हूँ। दरवाजे उसका नाम है, सैयद मोहम्मद अशरफ ने लिखा है। यानी मोहब्बत की पाकीज़गी की इंतहा इस अफसाने में आप महसूस करेंगे, पढ़िएगा उसको। तो दोनों किस तरीके से शादी हो जाती है। बेनज़ीर और बद्र मुनीर की शादी के बाद नजमुन निसा और फिरोज शाह की भी शादी हो जाती है। और इस तरीके से ये मसनवी जो है खुशगवार माहौल में अपने इख्तिताम को पहुंचती है। 32 उन्वानात इसमें है और दास्तान के तौर पर हर ज़िम्नी सुर्खी का जो है आगाज़ होता है। किरदार यहाँ पर दर्ज है, आप देख लीजिएगा। बेनज़ीर मसनवी का हीरो और शहजादा है। बद्र मुनीर बादशाह मसनवी की हीरोइन और शहजादी है। मलिक शाह बादशाह है, बेनज़ीर का बाप है। इसी से चूक होती है, 12वीं साल की शब में वो अपने बेटे को छत पर सुला देता है। मसूद शाह ये हीरोइन का यानी कि बद्र मुनीर का बाप है, जो तरद्दुद के बाद निकाह का पैगाम कबूल कर लेता है। नजमुन निसा बद्र मुनीर की सहेली है और एक वज़ीर की साहबजादी है। फिरोज शाह जिनों के बादशाह का बेटा और नजमुन निसा का आशिक है। माहरुख कौन है? एक परी है जो परिस्तान में रहती है। ये कुछ जहनी आजमाइश के सवालात हैं, आप ये देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मसनवी आपको पसंद आई होंगी। अगर समझ आ गई हो तो आधे मिनट के लिए मैं चैट सेक्शन को ओपन करता हूँ, आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। फिर अगली मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की वो हम शुरू करते हैं।